मेरे सभी भाई और बहनों को प्यार भरा प्रणाम और आपसे आशीर्वाद की उम्मीद है कि आप मुझे प्रमोट करेंगे। पॉडकास्ट में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से मैंडेटरी, तो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब ये एक्टिविटी मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सोनारे फुनके नड़ी इकडून तिकडे वाहे वारे, ये मेरे को नहीं चाहिए। बड़ा घर पोकड़ वासा वारा जाते फंसा फंसा, ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि आप लोग सच में लिटरेट बने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होमवर्क। तो आज का होमवर्क क्या है? आज मैं जो टॉपिक बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा होमवर्क भी उसी से रिलेटेड है। तो होमवर्क यह है कि बलराज मधोक, जब मैं आपको ये नाम बता रहा हूं तो स्क्रीन के ऊपर भी ये नाम आ रहा है, अच्छे से पढ़िए। बलराज मधोक एग्जैक्टली कौन है, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करिए और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आकर मुझे दे देना, ठीक है? एक सेंटेंस में भी आप बता सकते हैं और डिटेल में भी बता सकते हैं, दैट इज अप टू यू, लेकिन बताना जरूर बलराज मधोक है कौन। तो चलिए बलराज मधोक के बारे में आप जानिए, स्टडी करिए, उससे पहले मेरा पॉडकास्ट एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैंने इंट्रो में 2 मिनट तक, करीब 2 मिनट तक बात की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए फिर एक बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। बलराज मधोक जी के बारे में जानिए और मुझे उनके बारे में बताइए, उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। फ्यूचर में अगर कोई पॉडकास्ट आता है तो उस पॉडकास्ट में मैं उनके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक? तो सवाल यह है कि भारत देश कांग्रेस मुक्त हो गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है, कह सकते हैं हम इस तरह से। कोई एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा। यह एक इस टाइप का जहाज है जो डूब रहा है, एंड दैट इज वेरी मच क्लियर। सो वी कैन से कि भारत देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। बट व्हाट अबाउट बीजेपी? बीजेपी का क्या? तो ये जो है ना, व्हाट अबाउट बीजेपी, इस पॉडकास्ट के अंत में इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। आपने नोटिस किया होगा, मैं यानी बीजेपी, बीजेपी यानी मैं, मोदी जी के जो कुछ निर्णय हुआ करते थे उनकी किस तरह से मैं प्रशंसा करता था। देश में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो मैं डिफेंड कर रहा था आगे आके, मानो मेरे पापा गवर्नमेंट में हो, मिनिस्टर हो। ये क्यों करता था मैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि आजकल मेरे सुर बदले हुए हैं। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बीजेपी को डांटता हूं। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बीजेपी के मिस्टेक्स आपको बताता हूं। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपको ये इंडिकेट करने की कोशिश करता हूं कि आई एम नो मोर बीजेपी सपोर्टर। तो क्या ये सच है? क्या मैं सच में बीजेपी को सपोर्ट करना छोड़ चुका हूं? तो इस सवाल का जवाब मुझे आपको देना है। देखिए, कभी भी हमने मोदी जी को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि वो आके रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रेलवे स्टेशन, आपका एयरपोर्ट, स्विमिंग पूल, प्राइस कम हो जाएगा, फ्री में सब मिलेगा। ये कभी भी हमारा इंटेंशन नहीं था। भारत सोने की चिड़िया था, वो आज भी बन सकता है, लेकिन भारत को पता चलना चाहिए कि वो भारत है। तो भारत को भारत का सच पता चले, इसलिए हमने मोदी जी को चुना था और हमने बीजेपी को चुना था। बीजेपी के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा? जैसे बचपन में छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, वैसे ही हमने उस दूध के साथ बीजेपी को भी पी लिया है। बीजेपी हमारे रग रग में है भैया। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम बीजेपी के किस प्रकार के कार्यकर्ता रह चुके हैं। देखिए, उसे हम फरसाण बोलते हैं, जो मिक्स होता है ना, खारा भी बोलते हैं आप लोग, नॉर्थ इंडिया में खारा बोलते हैं। तो फरसाण, मूंगफली और चुरमुरा, राइस पफ जो होता है, वो खा खा के हमने बीजेपी का प्रचार किया है। वो खा खा के मतलब क्या? हमको रिवॉर्ड में वो मिलता था कि हम प्रचार को जाके आ चुके हैं ना, तो एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें ये सब चीजें डालकर हमको दिया जाता था, और वो खा खा के हमने बीजेपी का प्रचार किया है। हमने कोई पैसा लेकर किसी काम के मुबदले में बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है। बीजेपी हमारी पार्टी थी, लेकिन आज वो बिलोंगिंगनेस नहीं रहा।
मेरे जैसा कट्टर बीजेपी अगर मैं मेरे गांव में जाता हूं तो मुझे लोग पहचानते हैं कि यार ये बहुत कट्टा बीजेपी है। इट इज अ स्लैंग इन आवर एरिया कि ये बहुत कट्टा बीजेपी है। कट्टा मतलब कट्टर बीजेपी है। लेकिन आज मैं बीजेपी को क्यों नापसंद कर रहा हूं, क्यों मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस चीज की कल्पना यानी इस चीज की आइडिया मैंने पार्टी को देने की कोशिश करी। मैं बहुत सामान्य इंसान हूं, बट नोबडी लिसन टू मी, नोबडी हर्ड मी। कोई मेरे को सुनने को तैयार नहीं है। और जैसे मैं बीजेपी का स्टडी करता गया बाद में एज ए थर्ड पर्सन, नॉट एज ए सपोर्टर, तो मुझे दो चीजें पता चली। जो संघ है आरएसएस, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। वो क्या गलतियां कर रहा है फ्यूचर में मैं आपको गिनवाऊंगा, स्टडी करके विद प्रूफ आपको बताऊंगा। लेकिन संघ के पास एक चीज है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनको लगता है कि हम यानी बहुत ग्रेट, हमारे आगे कोई नहीं है, हम जो करते हैं वो फाइनल होता है, हमारी बात को कोई टाल नहीं सकता। इस टाइप का एटीट्यूड संघ में है। और संघ कहता है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कभी भी बीजेपी को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यही है कि संघ पूरी तरह से बीजेपी को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से। किसे टिकट मिलना चाहिए, किसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी बंदे का रिलेशन संघ के साथ खराब हो जाता है तो बीजेपी में उसका पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाता है, उसका करियर ही खत्म हो जाता है। तो इस टाइप का एक सिचुएशन, वातावरण संघ के साथ है। तो दूसरी जगह बीजेपी है। बीजेपी इतनी घमंड में है कि वो लोगों की नहीं सुनती। लेकिन ये बहुत स्केरी और रिस्की इसलिए है क्योंकि वो लोगों को ऐसे जताते हैं कि देखो हम कितने डाउन टू अर्थ है, देखो हम कितने हम्बल है, हम ना बहुत छोटे छोटे लोगों को भी बहुत सीरियसली सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियसली उनको कुछ बताओगे तो सबसे पहले तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और उससे भी ज्यादा आप इंटेंस्ड हो जाते हैं तो आपको कॉर्नर किया जाएगा, आपको पागल साबित किया जाएगा। लेकिन वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। और इन सारी चीजों से मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष आप जानेंगे तो आपके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया, प्रोग्रेस के लिए या फिर सो कॉल्ड प्रोग्रेस के लिए हमने कभी भी बीजेपी को नहीं चुना है। हमें सनातन को बचाना है। सनातन को बचाने के लिए अगर देश में कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये मेरा एक प्रकार से भ्रम था और अभी मेरा भ्रम निराश हो चुका है। मैं आपको एक ही आंकड़ा बताना चाहता हूं। जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, जिसमें आईएएस या फिर आईपीएस जैसे पद आप ले सकते हैं, वहां पर 1947 से लेकर 2014 तक जो अल्पसंख्यक लोग आए हैं उनकी संख्या है करीब करीब 2.5%, यानी 2.5%। लेकिन 2014 से आज तक अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा डबल हो चुका है, ये 5% हो चुका है। सही सुन रहे हैं आप, 5% हो चुका है। इन्होंने बताया कि हमने हज की सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन बंद किए हुए सब्सिडी का क्या हुआ ये आपको पता नहीं होगा। इसे आप होमवर्क नंबर 2 कह सकते हैं। देश में हम आज तक प्रयास कर रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा क्यों? इस सवाल का कोई भी जवाब सरकार के पास नहीं है। लेकिन यही सरकार एक भी चर्च और एक भी मस्जिद को कंट्रोल क्यों नहीं करती? मैं कह रहा हूं, अगर हमें कंट्रोल कर रहे हो तो उन्हें भी कंट्रोल करो ना। और अगर उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे तो हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हो? हमको भी तो छोड़ दो। यही हमारी डिमांड है। जम्मू कश्मीर में 370 का कलम हटा दिया गया है, लेकिन वहां पर डोमिसाइल लगा दिया गया है। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल, अगर आपके पुरखों की जमीन जम्मू कश्मीर में थी तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन को खरीद सकते हैं, वरना आपको वहां जाकर जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे पहले था वैसे ही आज है। वहां पर जो कार्यकर्ता लोग हैं वो मुट्ठी में उनकी जान लेकर चल रहे हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग की संख्या बढ़ रही है, बम स्फोट हो रहे हैं, वहां आतंकवाद फिर एक बार पनप रहा है। जिन लोगों को इन्होंने नजर कैद में रखा था, आज उन लोगों को फिर एक बार फ्री में छोड़ दिया गया है। वहां की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो आपको यहां तक कह सकता हूं कि 0.1% भी बदलाव जम्मू और कश्मीर में नहीं आया है। इतना ही नहीं दोस्तों,
आगे की स्टोरी तो ये है, इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर अन्याय हुआ है तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा। द कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, किस तरह से आप जिस घर में रहते थे उस घर से आपको रातों रात निकाल दिया गया होगा, तो किस तरह की फीलिंग होगी आपके अंदर। आज बीजेपी सरकार कहती है पंडितों को कि आप जाकर वहां रहो। वहां पर पंडितों का ये हाल है कि चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, चुन चुन कर। जो भी थोड़ा भी बाहर आके बात करता है ना, उसको मारा जा रहा है। ये हमको पता चलने वाला मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। ऐसे कितने सारे आंकड़े हो सकते हैं जो हमको पता ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। और रिहेबिलिटेशन बहुत दूर, ये उल्टा उन्हीं को चिढ़ा रहे हैं एक तरह से, ये कह के कि उनकी वहां पर बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, उनकी जान खतरे में है। और ऊपर से पूछते हैं कि 370 तो हमने हटा दिया, अभी आप क्यों नहीं जाते। जाने की वहां पर स्थिति नहीं है, लेकिन उल्टा सवाल ये लोग कर रहे हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां इन लोगों ने करके रखी है। और इस गलती से मेरा सर जो है ना वो ठिकाने पर नहीं है, मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। मोदी जी ने बताया था ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि आप ये मत देखना कि वो हमारे वोटर्स है या नहीं, आप मस्जिद में जाओ, दरगाह में जाओ, चर्च में जाओ, लेकिन उनको मनाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सब करने के बाद भी क्या जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो मोदी जी का नाम भी कभी प्रोनाउंस नहीं करते, क्या उनके वोट इनको सच में पड़ने वाले हैं। बीजेपी की ना ये बहुत पुरानी आदत है, जब जनसंघ खत्म हुआ था और जब भाजपा की स्थापना हुई थी, ये तब से शुरू होता है। जनसंघ का झंडा तो बिल्कुल भगवा था, लेकिन इन्होंने इसमें मिक्स कर दिया हरा रंग, और वो हरा रंग मिक्स करने के लिए ही इन्होंने बीजेपी की स्थापना करी। जो अल्पसंख्यक आयोग है, आप जरा जाके देखना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कांग्रेस ने नहीं करी थी। जरा देखना आप जाके कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किसने करी थी, किसका प्रपोजल था, क्या मकसद था उसको स्थापित करने के पीछे। इस टाइप की सारी गलतियां हैं। जब थोड़ी सत्ता मिली थी भाजपा को, जब आडवाणी जी और वाजपेयी जी सत्ता में थे, तो आडवाणी जी जब आपके पाकिस्तान में गए थे और वहां पर जाके जो जिन्ना की मज़ार है उसके ऊपर चादर जो है वो चढ़ा के आए थे। उसके बाद फिर यहाँ का हिंदू भड़क गया, उसको बहुत बुरा लगा, फिर बीजेपी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया गया चुनाव में। और उसके बाद फिर इनको हिंदुत्व याद आ गया, तो राम मंदिर के यहाँ चले गए। अशोक सिंघल जी वहाँ पे थे, अशोक सिंघल नाम जानते हैं आप? अशोक सिंघल जी वहाँ पे थे। अशोक सिंघल जी के ऊपर पूरा का पूरा नेतृत्व नाराज था, उनको लाइफ टाइम संगठन से बाहर कर दिया गया था कि आपने क्यों इनिशिएट किया वहां पर बाबरी को गिराने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बीजेपी तैयार नहीं थी। इनका ये कहना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वोट नाराज हो जाएंगे। किसकी लैंग्वेज है ये, नाराज हो जाएंगे, किसकी लैंग्वेज है? और इसलिए ये बहुत पुराना इतिहास है। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी बहुत क्लियर थी, लेकिन हम बीजेपी को कभी समझ नहीं पाए। आज भी कोई संगठन बनाना कोई आम चीज़ नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि बीजेपी सुधर जाए। बीजेपी के पास बहुत ताकत है, लेकिन बीजेपी को सुधरना पड़ेगा। तो जब वो राम मंदिर का इशू चल रहा था तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि बाबरी किसने गिराई है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर शिव सैनिकों ने गिराई है तो मुझे उस पर गर्व है। ये क्लैरिटी बीजेपी में नहीं है। वो क्लैरिटी बीजेपी सिर्फ दिखाने की कोशिश करती है तब जब चुनाव आते हैं। अब चुनाव आए हैं कर्नाटक में, बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। बस बना बनाया मुद्दा मिल गया। कभी कभी ना मैं शक करता हूं कांग्रेस के ऊपर कि कहीं वो बीजेपी के इशारों पर ही तो सब काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो कर्नाटक में बीजेपी के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं था, और उतने में ये बीच में आ गया कि बजरंग दल के ऊपर बैन लगने वाला है। और उसके बाद अब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वो मोदी जी रैलीज में बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। और वहां पर कहीं गए थे नॉर्थ इंडिया में, आजान चल रहा था तो ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हम किसी के प्रार्थना में क्यों आड़ा है। ये जो आप कर रहे हो आपको भुगतना पड़ेगा। देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इनको कंपटीशन देने के लिए, इनको ऑप्शन देने के लिए एक पर्याय, एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है जिसका नाम है एकम सनातन भारत। एकम सनातन भारत के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय की यहाँ पर कमतरता है और ये बहुत सारी बातें हैं, इमोशंस की बातें हैं, तो इसलिए मैं बह जाता हूँ इमोशंस में। मैं अनुरोध करता हूँ बीजेपी पार्टी से, मैं एक बहुत छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन अगर कोई संगठन में मेरी बात सुन रहा है तो वो मेरी बात को आगे पहुँचाए।
वो बीजेपी के लोग कांग्रेस को चिढ़ाते थे ना कि सिर्फ गांधी परिवार है, सिर्फ गांधी परिवार है, सिर्फ गांधी परिवार ही क्यों पार्टी को चलाता है। अभी बीजेपी में सिर्फ गुजरात परिवार है। रिस्पेक्टेड अमित शाह जी, रिस्पेक्टेड मोदी जी, ये दो छोड़कर किसी का कोई नहीं चलता पार्टी में। जो पार्टी के अंदर काम करते हैं वो मेरे बात से सहमत हो जाएंगे। और इसलिए अगर पॉसिबल है तो ये मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरी बात रिलेवेंट लगती है तो मेरे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सवाल का जवाब दूंगा और यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा। सवाल है, भारत कांग्रेस मुक्त हो गया, बट व्हाट अबाउट बीजेपी? तो सवाल का जवाब यह है कि बीजेपी कांग्रेसमय हो रही है। बीजेपी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। इट इज वेरी बिटर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट इज ट्रुथ। आप जब स्टडी करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को मैंने आहत किया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी उस फेज से गुजरा हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एज अ थर्ड पर्सन आप इन चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, आपको पूरी की पूरी बात पता चल जाएगी। फिर एक पॉडकास्ट में मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आऊँगा। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।